टॉपिक हमने ओवर किया था अपना लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बटन्स। रिकॉर्डिंग ऑन, शुरू करते हैं। बटन्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कुछ मेंशन है यहाँ पर ऑर्डर नाउ, ठीक है, या इन बिटवीन आप देखेंगे यहाँ पर जगह जगह पर आपको बटन्स मिलेंगे। सो बेसिक बटन स्टाइलिंग एक, अब अगर आपको किसी ए एलिमेंट को बटन का लुक देना है तो आपको उसको डिस्प्ले ब्लॉक करना होता है, और हम लोग डायरेक्ट बटन एलिमेंट को भी स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लास हमारे पास बटन जिसमें एक बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर को हमने नन किया है, यानी कि बटन एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि बटन एलिमेंट के ऊपर डिफॉल्ट बॉर्डर होता है। उसका कलर, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, अपना एक डिफ़ॉल्ट बटन है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये डिफ़ॉल्ट बटन है। यहाँ पर ए एलिमेंट को हमने क्लास दिया बटन का, यहाँ पर हमने बटन एलिमेंट को बटन का क्लास दिया, और यहाँ पर हमने इनपुट टाइप बटन को बटन का क्लास ऑफर किया। तो विजुअली अगर आप देखोगे तो तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बटन होता है आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब हम लोग फॉर्म सीख रहे होते हैं तो अपन उसको पकड़ के स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एलिमेंट को भी आप सेम लुक एंड फील दे सकते हैं और नॉर्मल को भी दे सकते हो। अब यहाँ समझना क्या है हमें, जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो अननेसेसरी आपने बटन एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखना, बटन एलिमेंट पे जो आप लिखते हो उसका एसईओ नहीं हो सकता, समझ गए। तो जैसे कि ये क्या है, बटन एलिमेंट, ये है इनपुट टाइप बटन, तो इनका एसईओ नहीं हो सकता। बट अगर ए टैग के थ्रू हमने बनाया होगा, आप यहाँ देख रहे हैं लिंक बटन जो है वो क्या है, ए एलिमेंट है, इस पे लिखा हुआ इन बिटवीन मैटर और ये जो यूआरएल होता है, दोनों का एसईओ हो सकता है। समझ आ गया। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है कि कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखो लुक तो सेम आ गया, बट क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो अगर एसईओ के पॉइंट से देखोगे, आपको लगता है तो आप ए के साथ जाइएगा, इनको अवॉइड कीजिएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट, यूज द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बटन। तो हमारे पास मल्टीपल बटन्स हैं, हमने 3, 4, 5 सभी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया इस तरह से। बटन के साइजेस चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को मैनिपुलेट करेंगे, बटन का साइज ऑटोमेटिकली स्केल होगा। हम बटन में पैडिंग डालना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा टॉप बटन से 10, लेफ्ट राइट से 24, तो इस तरह से आप देखेंगे हर एक बटन के अंदर डिफरेंट आपको टेक्स्ट का राउंड या कंटेंट का राउंड गैप मिलेगा। राउंडेड करना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस ऐड कीजिएगा, जैसे 2, 4, 8, 12, 50% कर देंगे तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। कलर्ड बटन बॉर्डर, कई बार में बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए होता, लेकिन बटन का जो एक एरिया है उस पर हमें एक बॉर्डर अप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट है और बॉर्डर को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। तो ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक, जैसे भी आपको बनाना हो बना सकते हैं। होवरेबल बटन्स, हम चाहते हैं जब यूजर माउस लेके जाए तब इसमें कलर आ जाए, है ना। तो माउस ओवर पर हम यहाँ पर आराम से हो रहा है, तो ये आपको पता है क्या है, ट्रांजिशन, ठीक है, और एक उसमें डिले लगा हुआ है। आप अगर नीचे यहाँ देखोगे ध्यान से तो आपको मिल जाएगा ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड्स। और माउस ओवर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक बटन के अंदर एक डिफरेंट कलर जो बॉर्डर में था वो फिल में पास कर रहे हैं। नेक्स्ट, शैडो बटन। आप चाहते हैं कि बटन पे जब माउस ओवर हो तो एक एलिवेशन दिखाई दे वहां पर, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट हमने रख दिया है, ये माउस ओवर पर है, ठीक है। तो हम लोग बटन में इस तरह से बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बॉक्स शैडो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट रखना है तो एलिमेंट पे डाल दो, और अगर माउस ओवर पे चाहिए तो एलिमेंट का नेम और ओवर। डिसेबल्ड बटन, तो डिसेबल बटन में अगर आपको इफेक्ट क्रिएट करना है तो 0.6 उसको थोड़ा सा फेड कर दो, और कर्सर जो में पढ़े थे उसको करेंगे नॉट अलाउड। ये डिसेबल्ड एक्टिव बटन है, ये डिसेबल्ड बटन है, ठीक है।
बटन की विड्थ आप यहाँ से पास कर सकते हो, तो जैसे 250 पिक्सल, 50% एंड 100%। परसेंटेज डालेंगे तो जितना एरिया अवेलेबल होगा सब में एक्सपेंड करेगा। बटन ग्रुप, अगर आप बटन का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बटन में क्या लगाएंगे हम लोग, फ्लॉट लेफ्ट, तो जितने भी आपके बटन होंगे वो सब साइड बाय साइड आ जाएंगे। बॉर्डर बटन ग्रुप, तो आप यहाँ पे लिखिए बॉर्डर 1 पिक्सल, तो इनमें बॉर्डर भी आपको दिखाई देगा। वर्टिकल बटन ग्रुप बनाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक, तो क्या होगा, बटन अलग अलग लाइन में आएंगे और ये इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। बटन ऑन इमेज, किसी इमेज के ऊपर लगाना चाहते हो तो कैसे बनाया होगा, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 50%, टॉप से 50%, और ट्रांसफॉर्म में ट्रांजिशन, और इसके अंदर -50 एंड -50। चेक करके देखो, यही कोड होना चाहिए। ठीक है, कंटेनर को हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, पोजीशन रिलेटिव, तो हमारे पास एक डिव है, डिव के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर बटन, इमेज के अंदर नहीं, इमेज के बाद, सॉरी, बस। तो जो मैंने आपको वर्बली कोड होता है वही कोड है। तो ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, तो आपको बटन इमेज के ऊपर रखना हो तो आप रख पाओगे इस तरह से। इस तरह से एनिमेटेड बटन अगर हमें बनाना है, जैसे माउस लेके जाएं तो कुछ इस तरह का हो जाए, तो CSS एनिमेशन आपको पढ़ाया गया है, पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, तो उसका आपने यूज़ करना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं प्रॉपर्टी पढ़ा के ख़त्म कर रहा हूँ चीज़ें। यहाँ पर देखो, ये इस तरह से प्रेस करने वाला बटन, जैसे हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह में देखते थे। तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक बटन बनाया जिसका बॉक्स साइड हमने अगर देखें Y एक्सिस में क्या रखा है, 9 पिक्सल का ऑफसेट रखा है। जब बटन को कोई प्रेस करेगा तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, Y पोजीशन में 4 पिक्सल नीचे कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जैसे प्रेस करो तो आपको ऐसे दबाने वाला फील आएगा इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट क्या है, रिपल इफेक्ट, जब हम क्लिक करेंगे तो एक इसमें आपको ग्लो दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने डिफाइन किया है, एक्टिव के ऊपर पैडिंग 0 रहेगा, मार्जिन 0 रहेगा, ऑपेसिटी 1 हो जाएगा एंड ट्रांजिशन 0 रहेगा। यहाँ पर हमने आफ्टर सूडो डिफाइन किया, जिसके अंदर से बेसिकली वो मैजिक निकल रहा है जब आप टैप करते हो उसको। बटन के बाद आता है पेजिनेशन। पेजिनेशन जब हमारे को लगता है कि जब जैसा गूगल में देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब कुछ सर्च करते हो अरीना एनिमेशन, नीचे आएंगे पेज के तो कुछ नंबर्स होते हैं लिखे हुए, दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन। या फिर हम एक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ आप नोटिस करेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे इसमें, तो प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, नीचे पेजिनेशन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास 21,248 है, इतने प्रोडक्ट एक पेज पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो नीचे क्या होता है, पेजिनेशन, ठीक है। So if you have a website with lot of pages, you may wish to add some sort of pagination to each page. तो ये है हमारा पेजिनेशन कंटेनर, जिसमें हमने क्या लिखा है, इनलाइन ब्लॉक। और पेजिनेशन के अंदर जो हमने ए एलिमेंट बनाए हैं उसमें हमने टॉप बॉटम से 8 और लेफ्ट राइट से 16 का पैडिंग मेंशन किया है। तो इस तरह से ये आपके पेजिनेशन बन गए। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिव के अंदर सभी क्या है, ए एलिमेंट। इसको थोड़ा सा लेवल अप करेंगे तो यहाँ पर आप देखें एक्टिव एंड होवरेबल पेजिनेशन। तो पेजिनेशन जहाँ पर एक क्लास है, हमने उस पर क्या लगा दिया, एक्टिव। तो इससे क्या होगा, जैसे गूगल में आपने देखा था, फ्लिपकार्ट में आपने देखा ये एक्टिव आ रहा है, ऐसे हम भी अपना एक एक्टिव निकाल सकते हैं। दूसरा, जब लोग माउस ओवर करें तो कलर चेंज होना चाहिए। राउंडेड एक्टिव एंड होवरेबल बटन्स, अगर आपको राउंड करना है तो बॉर्डर रेडियस डिफाइन करिए इस तरह से। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस 5 और एक्टिव वाला जो हमारा बटन है उसका भी हमें 5 रखना होगा। होवरेबल ट्रांजिशन इफेक्ट, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑल रहे और 0.3 सेकंड में एक्टिव हो जाए इफेक्ट, तो ये होवर इफेक्ट आ गया स्मूथनेस के साथ। बॉर्डर पेजिनेशन, आपको हो सकता है बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से बॉर्डर भी डाल सकते हैं। तो
बॉर्डर तो पता ही कैसे लिखना है। राउंडेड बॉर्डर, तो आपको बॉर्डर इसमें डिफाइन कर लेना है, रेडियस अलग अलग। तो जैसे हम चाहते हैं लेफ्ट में और राइट में सिर्फ राउंडेड हो, बाकी बीच के सब नॉर्मल आए। ठीक है, तो मैं क्या लिखा, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लिंक के बीच में स्पेस बनाना है, तो ए टैग में क्या डालेंगे, टॉप बॉटम से 0 मार्जिन और लेफ्ट राइट से 4 पिक्सल गैप क्रिएट हो जाएगा। पेजिनेशन का साइज चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट के साइज को मैनिपुलेट करो, साइज अपने आप चेंज हो जाएगा। सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो एक सेंटर की क्लास बना के पेजिनेशन में कॉल कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, ये जो हमने सेंटर क्लास बनाई है पेजिनेशन के अंदर कॉल की, देखो सेंटर कंटेनर और उसके अंदर पेजिनेशन कंटेनर। नेक्स्ट, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट पर आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो जैसे होम से क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, देन उसके अंदर टॉप वियर, देन उसमें टी शर्ट, देन मैन टी शर्ट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं लगाओगे तो रैंक कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हायरार्की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हमने यूएल और एलआई का यूज़ किया, तो हमने एक क्लास बनाया है ब्रेड क्रम, जो कि यूएल एलिमेंट पर ही एप्लीकेबल होगा, और उसके अंदर एलआई और उसके अंदर हमने बिफोर का यूज़ किया था। बिफोर पे हम चाहते हैं हमारा सिंबल वहाँ पर कॉल हो जाए इस तरह से स्लैश का। तो जो भी हमारा एक्टिव होता है जहाँ पर यूज़र होगा वो क्लिकेबल नहीं होता, उससे पहले के सब क्लिकेबल होगा। तो यूज़र हो सकता है कि डेटा से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से होम पर जाना चाहता हो तो जा सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे टी शर्ट, तो टी शर्ट पे आ जाएंगे, टॉप वेयर में आ जाएंगे, क्लोथिंग में आ जाएंगे, और होम तो आप मेन पेज पर आ जाओगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम का काम क्या होता है कि एक डिव एलिमेंट के अंदर बिना कोई कॉलम बनाए आप सीधे प्रॉपर्टी पास करोगे और कॉलम क्रिएट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो द CSS multi-column layout allows easy definition of multiple columns of text just like in newspaper और magazine। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, कॉलम काउंट, कॉलम गैप, रूल स्टाइल, रूल विड्थ। रूल के अंदर दोनों चीज़ें क्लब हो जाएंगी, स्पैन एंड विड्थ। जो नंबर्स मेंशन है उन पर या उनसे अबव पर ये वैलिड है, उनसे बिलो पर ये काम नहीं करेगा। Column count property specifies the number of columns and elements should be divided into. So in the following example, we'll divide the text in the div element into 3 columns. हमने यहाँ पर मेंशन किया column count 3। आप यहाँ देखेंगे हमारा टेक्स्ट 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, क्या हमने div के अंदर कोई और डिफरेंट एलिमेंट कॉल किया है? नो, सिर्फ क्या लिखा है, column count 3। 3 कॉलम में ये आपका इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। आप किसी भी स्क्रीन पर रहेंगे 3 कॉलम रहेगा। नेक्स्ट, रूल की बात करेंगे। हम चाहते हैं जो कॉलम के बीच में गैप है वहाँ पर एक रूल भी बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से लाइन भी डाल सकते हो इसके बीच में। इसी तरह से आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, रूल की थिकनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर भी चेंज कर पाएंगे। आप यहाँ से तीनों चीज़ें एक साथ डालना चाहते हैं, एक साथ भी डाल पाएंगे। स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स एंड एलिमेंट शुड स्पैन। ये क्या है, जैसे न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में 3-4 कॉलम में कोई न्यूज़ होती है लिखी हुई है ना, और उसका जो हेडलाइन होता है वो 3 या 4 कॉलम को कवर कर रहा होता है ऊपर से। तो खुल के बंद हो गया, मतलब ये क्या था? अच्छा, पैसा मांग रहा है। ये देखो, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये एक न्यूज़ लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड कॉलम स्पैन। तो क्या है, ये न्यूज़ इन 3 कॉलम को बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये पूरे को कवर करेगा इस तरह से। वही पार्ट हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे तो ये पूरे 4 कॉलम को कवर कर रहा है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स an element should span. The column span property specifies how many columns an element should span across. So the following example specifies that the H2 element should span across the all columns. हमने यहाँ पर
मेंशन किया, कॉलम स्पैन में ऑल। तो आप देखोगे यहाँ पर ये लिखने से क्या हुआ अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो देखो तीनों के ऊपर आ रहा है, ऐसे जगह ज़्यादा है तो इसलिए वो पहले पार्ट तक ही रह गया। बट अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बंद कर देता हूँ तो ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ पहले कॉलम में ही काम करेगा। डिफरेंस समझा है? हम चाहते हैं कि इस न्यूज़ के नीचे आए तीनों कॉलम। क्या बात करें, देखो क्या है, जैसे मैंने इसलिए आपको पहले एग्जांपल दिया था न्यूज़ का। आपने कोई न्यूज़ बनाया, 3 कॉलम है, तो आप ये चाहोगे कि उसके नीचे तीनों कॉलम हो। वही सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये हमारा न्यूज़ का टाइटल है, तो ये 3 कॉलम में न्यूज़ हमने लिखा है, तो वो न्यूज़ इसके नीचे आनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर। तो मान लीजिए कि अगर एरिया मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि मोबाइल मोड, ठीक है, और अगर मैं ये प्रॉपर्टी ऑन ना करूँ तो क्या होगा आउटपुट? डिफरेंस हो जाएगा ये चीज़। आगे देखते हैं, स्पेसिफाइज द कॉलम विड्थ। आप काउंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर विड्थ भी डाल सकते हो। जितना अवेलेबल एरिया रहेगा उसमें 100 पिक्सल में ही कॉलम आपके बनेंगे। ये देखिए, ठीक है, तो इतना ऐसा भी पॉसिबल है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट काउंट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कॉलम काउंट 2, 3, 4 जो भी आपको लिखना है लिखिए, काम कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आती है आपकी यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस यानी कि ये प्रॉपर्टी है जो मैं आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी चुका हूँ, दोबारा से देख लेंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा रिसाइज एंड आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, तो रिसाइज प्रॉपर्टी जो नंबर मेंशन है उन पर या फिर उनसे अब काम करेगा। रिसाइज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ एंड हाउ एन एलिमेंट शुड बी रिसाइजेबल बाय द यूजर। तो हमने यहाँ पर तो फॉर्म एलिमेंट के साथ देख रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिसाइज उसी के अंदर आता है, बट हम क्या चाह रहे हैं कि किसी एलिमेंट को हम रिसाइजेबल बना पाए। तो हमने डिव एलिमेंट में लिखा रिसाइज हॉरिजॉन्टल, यानी कि जैसे ये वर्टिकल चल रहा है उसमें एरो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ट्राई करके देखेंगे तो देख सकते हो ये नीचे नहीं आ रहा लेकिन आगे जा सकता है। इसी तरह से आप यहाँ से वर्टिकल लिख देंगे तो उससे वर्टिकली रिसाइज होगा, और अगर आप लिख देंगे यहाँ पर बोथ तो दोनों साइड में होगा ऐसे। ठीक है, फिर बात करेंगे आउटलाइन ऑफसेट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉर्डर से कितना दूर हम लोग लाइन को ऑफसेट करना चाहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखें ये हमारा बॉर्डर है ब्लैक वाला, रेड वाला क्या है? आउटलाइन। तो आउटलाइन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बॉर्डर के साथ ही पढ़ाया था मैंने आपको। फिर आता है CSS के अंदर एक टॉपिक है अपना वेरिएबल्स। CSS वेरिएबल्स में हम देखेंगे वेरिएबल फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अ CSS वेरिएबल। CSS variable have access to the DOM, which means that you can create variables with local or global scope, change the variables with JavaScript, and change the variables based on media queries. A good way to use CSS variables is when it comes to the color of your design. Instead of copy and paste the same color over and over again, you can place them in variables. Resizing. The resize property specifies if and how an element should be resizable by the user. तो पहले ट्रेडिशनल वे समझ लेते हैं। The following example shows the traditional way of defining some colors in a style sheet by defining the color to use for each specific element. हमने लिखा है बॉडी, H2, कंटेनर एंड बटन, सभी के अंदर क्या है? कलर्स है ना, इस तरह से। आउटपुट देखेंगे बढ़िया काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की कि वेरिएबल को इसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। द वेरिएबल फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अ CSS वेरिएबल एंड द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन इज एज अलाउज। तो आपको लिखना है वेरिएबल, उसमें वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। तो नेम का काम क्या होता है? नेम इज रिक्वायर्ड, द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद 2 डैशेस, यानी आपको 2 डैश लगाने होते हैं। वेरिएबल का कोई भी नेम रखना हो, कुछ भी रख सकते हो, सुनता बनता, रोहन मोहन सोहन, लेकिन आप मीनिंगफुल बनाओ, जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ट्राइटरी कलर, हेडिंग कलर, पैराग्राफ कलर, इस तरह से। और वैल्यू जो होती है इसकी वो ऑप्शनल है। ठीक है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। द फॉल बैक वैल्यू यूज्ड इफ द वेरिएबल इज नॉट फाउंड।
वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद 2 डैशेस एंड इट इज केस सेंसिटिव। जैसे कि क्लास आपने बनाया, नीचे अगर लेटर चेंज हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया तो काम नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही कॉल होगा। So how variable works? First of all, CSS variable can have a global or local scope. Global variables can be accessed used through the entire document, while local variables can be used only inside the selector where it is declared. दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। To create a variable with global scope, declare it inside the root selector. The root selector matches the document root element. To create a variable with local scope, declare it inside the selector that is going to use it. So the following example is equal to the example above, but here we use the variable function. First we declare two global variable, one is blue and other is white. Then we use the variable function to insert the value of the variables later in the style sheet. तो देखो वेरिएबल कैसे बनता है, आपको लिखना है कॉलन रूट, यहाँ पर आपने डबल डैश लगा के वेरिएबल का नेम और उसकी जो वैल्यू आपने स्टोर करनी है वो वैल्यू स्टोर करा देंगे। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर बॉडी का कलर जब लिखेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वेर फंक्शन और उसके अंदर कलर को पास करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। और हेडिंग का जो बॉर्डर है बॉटम से उसको भी हम ब्लू करना चाह रहे हैं। कंटेनर जो है उसको हम लोग वाइट करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर को, और जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो वाइट और उसका जो बॉर्डर है वो आपका ब्लू और कलर जो है वो ब्लू रखना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हो पूरा काम वेरिएबल के थ्रू हो गया। तो फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ का, है ना? फ़ायदा ये हुआ कि मान लो कल को क्लाइंट कहता है भाई ब्लू कलर समझ नहीं आ रहा मुझे, तो आप सिर्फ यहाँ बदलोगे एक जगह। पहले वाले एग्जाम्पल में आप इतनी जगह बदलते हैं, अभी तो रिजल्ट सेम लग रहा है, लेकिन जब अपडेशन की बात आएगी तो तुम्हारा टाइम बचेगा। एक जगह चेंज करोगे, जितनी जगह भी ब्लू हमने यूज़ किया होगा हर जगह पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो भले से इसका नाम वेरिएबल का यहाँ पर ब्लू है, लेकिन मैं इसको पिंक कलर दे दूँ तो मना थोड़ी ना करेगा, मुझे लेगा। देखो क्या करेंगे, आउटपुट में इंस्पेक्ट, मैंने रूट को जाके बोला भाई मेरे को ये कलर समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये कलर चाहिए। एक जगह चेंज किया, सब में चेंज हो गया, ये फ़ायदा हुआ। तो इसलिए जब हम लोग टेम्पलेट बनाना सीखेंगे तो हम लोग इसी प्रोसेस के साथ जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट के लिए जब भी काम करोगे यार ये नहीं कोई दूसरा कलर लगा दो, और तुमने पता नहीं कितने एलिमेंट बनाए होंगे और उन एलिमेंट में वो कहेगा चेंज करो तो आप एक एक करके चेंज कर रहे होगे। अब हो सकता है इत्तेफाक की बात कि मुझे पर्टिकुलर कहीं टेक्स्ट का चेंज करना हो या पर्टिकुलर कहीं बॉर्डर का चेंज करना हो, लेकिन कलर तो सेम ही होगा ना। आप करोगे कंट्रोल है वो सब में बदल जाएगा। सो बेटर इसकी थीम बना लो, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, है ना, इस तरह से। उससे क्या होगा, आपको हैंडलिंग बहुत आसान रहेगी। वो 100 बार बोलेगा कर पाओगे, लेकिन अगर उसे 100 बार ऐसे बोल दिया एक एलिमेंट वाला जो तुमने प्रोसेस लगाएगा तो तुम कहोगे भाई साहब पैसे रख लो अपने वापस, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा काम, है ना। और ये ध्यान रखना ह्यूमन नेचर, जब तुम दुकान में सामान लेने जाते हो तो तुम भी कहते हो और दूसरा ऑप्शन दिखाओ कुछ, है ना। तो क्लाइंट को तुम मना नहीं कर सकते। तो काम अपना ऐसा लेके चलो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, कौन सा एग्जांपल दिया था, शायद तुम्हारी क्लास में दिया था, किसकी क्लास में दिया था, ग्रेडियंट का, तुम्हारी क्लास में दिया था, है ना, कि तुमने कोई मान लो कहीं ग्रेडियंट फिल कर दिया किसी शेप में, वो फाइल को कंट्रोल एस और बंद कर दिया, तो वो तो डल गया जो डलना था। अगर वो कहेगा जी चेंज करो, फिर तुम्हें दोबारा बनाना पड़ जाएगा उसी चीज़ को। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, फिल लेयर के साथ काम करो, फिल लेयर के साथ आप हमेशा एडिटेबल मोड में रहोगे, ये चीज़। तो चलिए यहाँ पर देखो, रूट से ही वेरिएबल डिफाइन होते हैं। नहीं कोई क्लास नहीं, कीवर्ड है, ठीक है। क्लास होता तो डॉट होता है इसका भी ऐसे, तो मैं रूट की जगह कुछ और नहीं लिख सकता हूँ, रूट ही चलेगा। हाँ, तो समझते हैं जरा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएबल्स आर makes the code easier to read, more understandable, and makes it much easier to change the color value. So to change the blue and white color to a softer blue and white, you just need to change the two variables value. तो यहाँ पर आप देखोगे कलर हमारा कुछ और है। इस एग्जाम्पल हमने कलर को चेंज किया और देखो जरा सा चेंज करते पूरा लुक एंड फील ही चेंज हो गया, है ना।
प्रीवियस कलर हमारा कुछ ये था, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा ये सब चीज़ें करने में। चलिए आगे देखेंगे ब्राउज़र सपोर्ट। तो वेरिएबल को जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्जन यहाँ पर मेंशन है इस पर, और इनसे अबव जो वर्जन है उन पर सभी पर वेरिएबल सपोर्ट करता है, बिलो पर काम नहीं करता है। ओवरराइडिंग ग्लोबल वेरिएबल्स विद लोकल वेरिएबल। मान लो आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है जैसे कि ये, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। तो अब मान लीजिए कि हमने ब्लू को कहीं पर सेट किया हुआ है और मुझे उसको अपडेट करना है, बट कलर तो यहाँ से आ रहा है, तो चेंज कैसे हो सकता है? तो उसी को चेंज करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था अपना, ठीक है, हम उसको फिर से सेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, कलर वेरिएबल ब्लू, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अभी ज़रा इसको चला के देखो आप, फिलहाल हमारा ये आउटपुट है इस फाइल का। समटाइम्स वी वांट द वेरिएबल टू चेंज ओनली इन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पेज। Assume we want a different color of value for buttons element, then we can redeclare the blue variable inside the button selector. When we use variable blue inside this selector, it will use the local blue variable value declared here. So we see that the local blue variable will override the global blue variable for the buttons element. तो यहाँ पर क्या है, सब ओरिजिनल जो पहले ऊपर डिफाइन था वही चल रहा नीचे, है ना। उसको ओवरराइड करने के लिए हमने क्या करा, बटन के अंदर गए और हमने यहाँ पर जाके ब्लू वेरिएबल को एक नई वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ऊपर ब्लू की वैल्यू क्या है, कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो बटन के अंदर अब आप नोटिस करेंगे कि आपका जो कलर है वो अपडेट हो चुका है, प्योर ब्लू कलर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ओवरराइड किया जा सकता है। ऐड अ न्यू लोकल वेरिएबल, जो कि हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं नया, अभी तक पहला वाला था एग्जांपल अपडेट करने का, अब है नया वेरिएबल बनाने का। तो हमने यहाँ पर जाके एक नया वेरिएबल डिफाइन करना है, न्यू लोकल वेरिएबल हमने बनाया बटन ब्लू, जो कि ऊपर नहीं है। अब इस बटन ब्लू को मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा बॉर्डर के अंदर, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आके इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर बटन ब्लू की वैल्यू को कुछ और कर देता हूँ, चेंज हो रहा है, तो लोकल वेरिएबल बनाया भी जा सकता है। लोकल वेरिएबल की हेल्प से आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, बड़ी बड़ी जितनी वेबसाइट्स हैं वो सब वेरिएबल्स के थ्रू ही बनती है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड जावास्क्रिप्ट। तो जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट में थीम चेंज करने का ऑप्शन होता है, डे मोड, डार्क मोड, है ना। तो वैसा काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, उतना इन डेप्थ नहीं। CSS variable have access to the DOM, which means that you can change them with JavaScript. So here is an example of how you can create a script to display and change the blue variable from the example used in the previous example. तुमने अभी देखो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ये जावास्क्रिप्ट है, शायद समझ में आ जाए या ना आए, बट देखते हैं। एक वेरिएबल हमारे पास R, पढ़ोगे इसको आगे जाके, इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो पढ़ा है वो ज़्यादा जरूरी है। तो वेरिएबल R, मैथमेटिक्स सभी ने पढ़ा है। जब भी हम लोग मैथ में कोई भी चीज़ सॉल्व करने जाते हैं तो कोई भी एक प्रपोज नेम लेते हैं, x, y। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है R, और यहाँ पर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो क्वेरी हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, रूट एलिमेंट को, ठीक है, जो हमने सबसे ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नेम है माई फंक्शन गेट, क्योंकि हमें गेट करना है। तो क्या ये प्री डिफाइन है? नो, यूजर डिफाइन है। अगेन संता, बनता, रोहन, मोहन, जो दिल करे वो लिख सकते हैं इसके अंदर,
लेकिन फंक्शन कीवर्ड जो है वो प्री डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, पैरेंथेसिस प्री डिफाइन है एंड कर्ली ब्रेसेस भी प्री डिफाइन है। नेक्स्ट क्या है, गेट द स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू फॉर द रूट। तो हमने लिखा वेरिएबल आर एस जो कि अगेन यूजर डिफाइन नेम है, हमने लिखा गेट कंप्यूटेड स्टाइल और हमने यहाँ पर एक पैरामीटर अपना सेट कर दिया आर, कुछ भी रख सकते हो। अलर्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ ब्लू वेरिएबल इज आर एस डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू और जो वेरिएबल का नेम है वो आप कॉल कर दोगे। इसी तरह से क्रिएट अ फंक्शन फॉर सेटिंग अ वेरिएबल, यानी कि ये तो क्या गेट करने के लिए, अब मैं इसको सेट भी कर रहा हूँ। हमने लिखा आर डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी ब्लू को क्या कर दो लाइट, ठीक है। तो ये मेरा डिफॉल्ट डिज़ाइन है, हमने यहाँ से पहले किया गेट, तो ये हमारा कोड है, हमने बोला भाई इसको बदलो, थीम चेंज हो गई, तो अभी पल्ले नहीं बढ़ा, बात की बात है। बट एक छोटा सा डेमो दिखाने की कोशिश की है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आगे जाके किस तरह से हेल्प करता है। हाँ, जैसे आप देखते हो आज की डेट में हर जगह हर बंदे को वो चाहिए, वही पहले से मुझे सेट, जैसे लाइटों में लोग बोर हो गए, कहते हैं यार अभी ये वार्म वाइट चल रहा है तो इसको एकदम प्योर वाइट कर दो या मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए लाइट, तो एक ही उसमें आप देखते हो मल्टी फंक्शंस आ गए लाइट के अंदर, ठीक है। तो वैसे ये सेम वेबसाइट्स के अंदर 2005 में कि लोग सोचते थे यार वेबसाइट का इंटरफेस काफ़ी बोरिंग सा हो गया, तो यूज़र अपने हिसाब से एक फ्रेशनेस फील करे उसमें, तो जो कलर समझ में आता है लगा ले, तो आप इस तरह के कंट्रोल दे सकते हो और ये जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल होता है। या आप जो डार्क मोड और डे मोड देखते हो वो भी उसी का एक एग्जांपल है। हाँ, जावास्क्रिप्ट तो हर जगह ही है, जावास्क्रिप्ट और जावा, मर जावा मिट जावा कुछ समझ में ना आवा। तो नहीं, जावास्क्रिप्ट सबसे आसान है, सबसे टफ होती है जावा। तुम्हारे में जावास्क्रिप्ट है जो आसान होती है, जावा बहुत टफ होती है, मुझे सब आता है। मैंने कब कहा, मैंने ये बोला टफ है, मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है। तुम्हें तो मैं सिखाने वाला, मुझे तो कोई सिखाने वाला ही नहीं था, तो जब मैंने पढ़ लिया तो कोई पढ़ सकता। नहीं, जावा का यूज होता है। देखो कोई चीज स्टाइल कर रहे हो ना तो वो जावास्क्रिप्ट है, अगर कोई लॉजिक बना है पीछे तो वो है जावा। तो जैसे हमारे यहाँ तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखो, स्पेशली साउथ दिल्ली अगर आप जाते हो, तो जो आपके बिलबोर्ड होते हैं जो हम लोग साइनेज बाहर लगाते हैं, आजकल देखते हो एलईडी वाले आ गए हैं। कुछ जगह पर आप देखो प्रॉपर ऐसा होता है, वो चेंज होते रहते हैं बार बार कुछ ना कुछ। जैसे हम लोग पहले बहुत 15 तुम तो शायद 20-22 साल के हो गए, वरना 20 साल पहले अगर हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते तो एलए लास वेगास वगैरह अगर आप देखोगे तो पूरी बिल्डिंग के ऊपर नाइट में ना कुछ चलता रहता था, तो वो सब क्या था, जावा ही तो था जिससे वो सब बना। पूरी बिल्डिंग का एकदम नए नए वीडियोस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें। ट्रैफिक सिग्नल जावा का एग्जांपल है बेस्ट। आपके फ़ोन जो चल रहा है वो जावा का बेस्ट एग्जांपल है। बिना जावा के ना iOS चलता है ना एंड्रॉइड चलता है, सब जावा है। BLDC फैन बना रहे हो, जावा है, जिसमें आपका कंट्रोल है रिमोट से चल रहा है, रिमोट से मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, AC को वहाँ भी जावा है, हर जगह। तो जहाँ आपका बोर्ड आ गया जो अंदर ग्रीन कलर का हो सकता है, किसी डिफरेंट कलर का हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिकल इंजन उसमें जो चलता है ना वही चलता है, सब जावा। फिर उसके सर्किट बनते हैं, फिर उसके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, हर चीज़ की जाती है, तो काफ़ी वास्ट चीज़ है। तो एक ज़माने में कभी धूम पिक्चर आती है, ठीक है, जॉन अब्राहम उसमें काफ़ी फेमस हो जाता है, तो वो एक ट्रैफिक सिग्नल को हैक कर रहे होते हैं। तो जब आप लैपटॉप को देखो, जो बंदा चेंज कर रहा है वो जावा में चेंज कर रहा होता है, लेकिन तब किसी को समझ ही नहीं आती थी है क्या चीज़ है, लोग उसको C++ समझ रहे थे तो, ठीक है। तो जानने वाले जो थे उन्हें पता था वो क्या है। अब जैसे आप अगर वो देखोगे, एग्जांपल दिखाता हूँ इसको, लेकिन रिकॉर्ड नहीं की। अब बात करनी है मीडिया क्वेरी, ठीक है, यूजिंग वेरिएबल इन मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरी पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है, बहुत बार देखा
क्वेरी यानी कि डिवाइस के हिसाब से जो चेंजेस हो जाते हैं ना हमारे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि किस डिवाइस पर क्या होगा, जैसे स्क्रीन, टैबलेट एंड मोबाइल. So using variable in media queries, now we want to change a variable value inside a media query. Tip: media queries are about defining different styles rule for different devices like screen, tablet, mobile phone, etc. So here we first declare a new local variable named font size. ठीक है. For the dot container class, we set its value to 25 pixels. Then we use it in the dot container class further down. Then we create a media rule that says when the browser's width is 450 pixels or wider, change the font size variable value of the container class to 50 pixel. ठीक है. तो यहाँ में क्या लिखा है 50 पिक्सल्स, लेकिन जैसे 450 पिक्सल से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा. ठीक है, चला के देखेंगे. देखो काफ़ी लार्ज आ रहा है. अब मैं इसमें 450 ज़्यादा छोटा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूँ. रिस्पॉन्सिव ऑन करेंगे, साइज दिखाई दे रहा है. ये चीज़. Here is another example where we also change the value of the blue variable in the media rule. तो यहाँ पर आप देखेंगे कलर कुछ इस तरह से है. ठीक है. तो ये थे आपके ऑप्शंस. नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रॉपर्टी रूल. The property rule is used to define custom CSS properties directly in the style sheet without having to run any JavaScript. The property rule has data type checking and constraining sets default value and defines whether the property can inherit values or not. तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी रूल का इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पर एक माई कलर वेरिएबल को पास किया. सिंटैक्स में कलर जाएगा इनहेरिट्स ट्रू या फॉल्स, और इनिशियल वैल्यू हमने अपना लाइट ग्रे डिफाइन किया. द डेफिनेशन अबव सेज दैट माई कलर इज अ कलर प्रॉपर्टी. इट कैन इनहेरिट वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट्स एलिमेंट and its default value is light gray. To use the custom property in CSS we use the variable function. तो आपने क्या बोला, बॉडी के अंदर एक वेरिएबल फैच करा है, क्या है वो, माई कलर. यानी कि माई कलर रूट पे सेट होगा कहीं, तो रूट से आया बॉडी के अंदर. अब जो भी हम लोग नीचे अपना एलिमेंट बनाएंगे बॉडी के अंदर, तो वो कलर कहाँ से ले लेगा, बॉडी से, क्योंकि हमने क्या बोला, इनहेरिट्स ट्रू. तो उस एलिमेंट का जो पेरेंट होगा वो कौन होगा, बॉडी एलिमेंट. तो जो बॉडी के पास है वही चाइल्ड एलिमेंट के पास आ जाएगा. The benefits of using property type checking. You must specify the data style of the custom properties such as number, color, length, etc. This prevents error and ensure that custom properties are used correctly. Set default value. You set a default value for the custom property. This ensures that if an invalid value is assigned later, the browser uses a defined fallback value. Inheritance behavior. You must specify whether the custom property can inherit from its parent elements or not. So browser support. The number in the table specifies the first browser version that fully supports the rule. तो इस एग्जांपल में देखते हैं, the following examples define two custom properties, my bg color and my text color. Then the div uses the custom properties in background color and color. तो ये देखिए हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया स्टाइल एलिमेंट में, my bg color. सिंटैक्स हमारा है कलर, इनहेरिट्स ट्रू एंड इनिशियल वैल्यू फॉल बैक हमने क्या रखी है, लाइट ग्रे. इसी तरह से दूसरा हमने क्या होना है, माई टेक्स्ट कलर. इसका फॉल बैक क्या है, डार्क ब्लू. तो देखिए हमने यहाँ पर डिव एलिमेंट डिफाइन किया है और हमने यहाँ पर क्या बोला, माई बीजी कलर एंड माई टेक्स्ट कलर. रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है.
इस तरह से प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो ये देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ हमारे डिफाइन है। तो हमने हाइट कितनी रखी थी 150 पिक्सल, विड्थ कितना रखा था 300 पिक्सल, टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो हो गया, बाहर निकल गया ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर ये होता है कि ओवरफ्लो आपका विजिबल होता है, ट्रू। तो जितने एरिया में कलर आना था उतने में आया, बाकी पार्ट में आपका कलर नीचे फ्लो नहीं हुआ। अब अनदर प्रॉपर्टी एग्जांपल देखेंगे, ये हो गया बेसिक। द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज to default custom property on the div element, then we override the custom property in class dot fresh and class dot nature by setting some other colors and it works perfectly fine। तो ये था हमारा प्रीवियस एग्जांपल। नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर बीजी कलर है हमारे पास जिसको हमने ट्रू रखा हुआ है, और ये सिंटैक्स जो है ना इसमें कंफ्यूज मत होना, आप क्या चीज़ चेंज करना चाह रहे हो। जैसे अगर विड्थ चेंज करना चाह रहे हो तो विड्थ लिखोगे, अगर आप हाइट चेंज करना चाह रहे हो तो हाइट लिखोगे, अगर कलर चेंज करना चाह रहे हो तो कलर लिखोगे। समझ गए? इसमें ये नहीं कि मैंने कलर क्यों लिखा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, माई बीजी कलर को हमने कॉल कराया, ठीक है, और हमारे पास क्लास क्या है डॉट फ्रेश, जिसमें हमने माई बीजी कलर को सेट किया। नेचर में हमने माई बीजी कलर को अपडेट करके कुछ और कर दिया। रन करेंगे, ठीक है, तो div 1, div 2, div 3 प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। इस बार आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। हमने div 1 को कोई भी कलर नहीं दिया, ठीक है, आप देख सकते हो क्लास नहीं है ना, तो क्या हुआ, उसका डिफॉल्ट फॉलबैक क्या था, तो लाइट ग्रे आया ना div 1 के अंदर। यहाँ देखो div 2 और 3 को हमने अपडेट किया, ठीक है, माई बीजी कलर, और ये दोनों फ्रेश और नेचर में जाके आप देखो तो वही कलर आपके यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास से प्रॉपर्टी रूल से डेटा आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज सबकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी हमारी। अब अवॉइड एरर विद टाइप चेकिंग एंड फॉलबैक वैल्यू। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी सेट द कस्टम प्रॉपर्टी इन क्लास डॉट नेचर टू एन इंटीजर, दिस इज नॉट वैलिड एंड द ब्राउजर विल यूज द फॉलबैक कलर व्हिच इज डिफाइंड इन द इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। हमने एक सिंटेक्स क्या बोला था, भाई हम कलर को चेंज कर रहे हैं तो कलर की बात होगी, कुछ और दे दोगे कलर में तो वो नहीं लेगा। तो यहाँ देखो हमने क्या लिखा, माई बीजी कलर, और हमने यहाँ पर जाके ये लिखा अपना कलर का कोड। माई बीजी कलर को मैंने न्यूमेरिक 2 दे दिया, जबकि ऊपर लिखा था कलर, तो ये तो एरर हो गया। एरर होगा तो फॉलबैक क्या है, ठीक है, तो ट्राई करेंगे। समझ आ गया? इस बार इस नेचर वाले ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, क्योंकि माई बीजी कलर 2 क्या होता है, 2 का ना हैश है ना कोई नेम है, कुछ नहीं है, तो ये कलर तो नहीं है, कलर नहीं है तो फिर फॉलबैक काम करेगा उस केस में। हेक्स कोड भी लेगा, RGB भी लेगा, RGBA भी लेगा, लेकिन कलर के फॉर्म में सब कुछ लेगा, लेकिन वो कलर होना चाहिए। 2 क्या होता है, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल लेगा, क्यों नहीं लेगा, करके देखेंगे। चलो भरोसा क्या करो मेरी बातों में। बोला तो बोला। चलो आगे देखते हैं। यूज ऑफ इनहेरिट्स वैल्यू, ठीक है, माई बीजी कलर। तो यहाँ पर अगेन हम लोग देखेंगे, हमने डिफाइन किया है कलर, और इनहेरिट्स को इस बार हमने क्या रखा है ना, और यहाँ पर लाइट ग्रे हमने डिफाइन किया है। चलिए प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, और पहले इसको देख लेते हैं। तो div 1, ठीक है, div 1 को हमने कोई भी क्लास ऑफर नहीं की है, तो div 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट ग्रे आएगा, क्योंकि फॉलबैक ग्रे का लगा हुआ है। div 2 हमने फ्रेश में कलर को अपडेट किया, तो div 2 के अंदर जो हमारा कलर है वो चेंज हो गया। इनर div यानी कि div के अंदर div जो हमने बनाया है, इसको आप देखिए ये, ठीक है। इनर div को मैंने क्या बोला, पेरेंट से कुछ नहीं लेना, अपने दम पे कलर, ठीक है। तो पेरेंट का कलर क्या था, फ्रेश, लेकिन इनर div के साथ वो शेयर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनहेरिट 1 था। इस केस में वो क्या करेगा, फॉलबैक को यूज करेगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इनहेरिट ट्रू, तो आप देखेंगे इसके अंदर भी सेम कलर आएगा। ट्राई करेंगे, प्रेस करेंगे F12, एलिमेंट रिस्पॉन्सिव ऑफ, क्लिक हियर,
क्या लिखा हमारा वैल्यू फॉल्स, क्या करेंगे देखो, तो सुना इनहेरिट का मतलब, तो यानी कि इनर डिव का जो पेरेंट था वो था div 2, क्योंकि div का अंडर div है ना, तो उसका इमीडिएट पेरेंट कौन बना div 2। div 2 के पेरेंट की अगर बात करूँ तो वो है बॉडी, ठीक है। तो फिलहाल हमने वहाँ से उसको कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो आपका कलर जो है देखो ट्रू लिखते ही काम कर जाएगा। मैंने यहाँ पे अपर केस लिखा है, लेकिन आप लोअर केस ट्राई करोगे, ठीक है। अपर केस वैल्यू नहीं पास करते इंस्पेक्ट में, लेकिन चल जाती है। देखो अब इस बार हमने क्या करा, ट्रू, तो देखो क्रिएट स्मूथ एनिमेशन विद प्रॉपर्टी। अब इन्हीं प्रॉपर्टी की बेसिस पर हम कलर का एनिमेशन करेंगे, जैसे कुछ ग्रेडेंट ब्लेंड हो रहे हैं, अपना आप ही चेंज हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और कंप्लीट न्यू अपॉर्चुनिटी यू कैन अचीव विद द प्रॉपर्टी रूल्स इज टू एनिमेट समथिंग दैट कुड नॉट बी एनिमेटेड बिफोर ग्रेडेड्स। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी रूल, वेरिएबल है स्टार्ट कलर, वेरिएबल है एंड कलर, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, कलर, क्योंकि हम कलर को चेंज करने की बात कर रहे हैं। इनहेरिट्स क्या है, फॉल्स, पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं। फॉल यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा आपका, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि फॉल बैक कलर। चलिए ओपन करेंगे एग्जांपल, कुछ दिखाई दे रहा है, कलर अपना चेंज हो रहे हैं। चलो चेंज कैसे हो रहे हैं वो पे पहुँचेंगे, उससे पहले क्या देखते हैं। हमने एक डिव बनाया हुआ है जिसपे क्लास का है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में एक लीनियर ग्रेडियंट डाला है टू राइट डायरेक्शन, स्टार्ट कलर और एंड कलर, ठीक है। 2 कलर हमने कॉल कराए हुए थे। एक ग्रेडियंट को बनाने के लिए मिनिमम 2 कलर चाहिए, तो ये क्या है फर्स्ट कलर, ये क्या है सेकंड कलर। एनिमेशन प्रॉपर्टी हमने लगाई है यहाँ पर, ग्रेडियंट प्रॉपर्टी हमारे एनिमेशन का नेम है, 3 सेकंड का टाइम लेगा, लीनियर है और चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। की फ्रेम्स एनिमेशन नेम ग्रेडियंट हमने लिखा है 0 से 100 पर स्टार्ट कलर और एंड कलर इस तरह से रहेगा। 50% पर क्या होगा, ये कुछ इस तरह से चेंज होगा। और ग्रेडियंट की हाइट को हमने आईडी में डिफाइन किया, आप चाहो तो क्लास में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वजह से ये ऐसे एलिमिनेट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग हम सभी ने पढ़ा है, कौन बताएगा। और उसके अलावा और क्या बेनिफिट है, बॉर्डर को ऐड नहीं करता और पैडिंग को ऐड नहीं करता, वेरी गुड। और हाइट, ये देखो विड्थ, पैडिंग एंड बॉर्डर, ठीक है। ये 3 चीजें क्या होता है कि जब हम किसी विड्थ के साथ पैडिंग और बॉर्डर लगाएंगे तो तीनों क्या हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी, चाहे वो हाइट पैडिंग बॉर्डर हो तब भी वो उस केस में टोटल करता है, ठीक है। बट अगर आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल किया तो आपका पैडिंग और बॉर्डर टोटल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, ये मेरा डिफ़ॉल्ट, ये है मेरा जिसमें हमने पैडिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन आप देख रहे हो ये इससे एक्सीड कर गया, बाहर निकल गया, बिकॉज ऑफ कि हमने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। बट अगर हम लोग करते तो क्या होता है, देखो, है ना, दोनों सेम साइज के आ रहे हैं, पैडिंग भी आ गया, बॉर्डर भी ऐड है, सारे काम हो रहे हैं इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जब तक ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं हुई थी हमारे CSS में, हम जितने पैडिंग डालते थे उसको टोटल करके विड्थ में से और हाइट में से माइनस करते थे, या जितना बॉर्डर डालते थे उसको भी माइनस करते थे हम लोग। अब आपको इन सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। हमने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल किया है। हमने क्या बोला, जिस भी एलिमेंट में बॉर्डर पैडिंग होगा ये उसको अपना आप लेस कर देगा उसमें से। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे ULLI एलिमेंट होते हैं ना हमारे, या जैसे फॉर्म एलिमेंट होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर सब गैप बिल्कुल एकदम एज टू एज चला गया। क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, इधर प्रॉपर्टी में जाओगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो मैंने यहाँ पर
बॉडी का मार्जिन किया 0, बॉक्स साइजिंग हमने किया बॉर्डर बॉक्स, और इनपुट और टेक्स्ट एरिया के विड्थ हमने क्या बोल दिया 100%। अब मैं यहाँ से अगर ये मार्जिन हटा दूँ तो देखो एक तो लेफ्ट राइट से क्या बन जाएगा, थोड़ा सा हमारा बॉडी को पकड़ो, चलो आगे तो देखोगे इसको। इसकी फाइल को ओपन करके नोटपैड से मॉडिफाई कर देता हूँ। गैप आ गया जो डिफॉल्ट होता है हमारा चारों तरफ से, ठीक है। ये इसकी डिफॉल्ट विड्थ होती है फॉर्म की। तो जैसे अनइवन आ रहे हैं ना सब छोटे बड़े, लेकिन हम सबको क्या करना चाह रहे हैं बराबर, तो ये इसलिए डिफाइन किया इसके अंदर। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का काम क्या है, मान लो कि भाई आप इसको कुछ पैडिंग देना चाह रहे हो, तो देखो फील्ड के अंदर चारों तरफ से पैडिंग ऐड होगी, लेफ्ट टॉप बॉटम और राइट का आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि वहां तक जब तक लिखोगे तब तक पता चलेगा नहीं। तो हम लोग कुछ लिख देते हैं यहाँ तक, या फिर आप ब्राउजर को छोटा करो, दिखाई दे रहा है दोनों तरफ गैप बराबर है इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर किसी एलिमेंट को चूज कर लूँ, जैसे कि डिव, और मैंने इसमें लिखा पैडिंग 20 पिक्सल, और मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ। कंटेंट गोज हियर, गैप आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इस पैडिंग को, या मैं जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख रहा हूँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो क्या होता है नीचे स्क्रॉलिंग, क्योंकि डिव एलिमेंट बाय डिफॉल्ट होता है 100%। तुमने जो पैडिंग डाली वो 100 में टोटल हो गई, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। तो इसीलिए इसके लिए हमने क्या रख रखा था यूनिवर्सल में, कि कहीं भी अगर आप पैडिंग डालोगे या बॉर्डर डालोगे तो वो टोटल ना हो जाए, टोटल में, समझ गए। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, ऐसे काम करती है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मीडिया क्वेरी, फिर से समझेंगे। द CSS मीडिया रूल इंट्रोड्यूस्ड इन CSS2। CSS2 का जो दौर रहा वो रहा था आपका 2012 तक मैक्सिमम, ठीक है। और काफ़ी अमेजिंग इसके अंदर कंट्रोल आए थे। वन तो बहुत बेसिक हुआ करता था। तो मीडिया रूल इंट्रोड्यूस इन CSS2 मेड इट पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स। So media queries in CSS3 extend the CSS2 media types idea. Instead of looping for a type of device, they look at the capability of the devices. So media query can be used to check many things such as width and height of the viewport, orientation of the viewport, landscape or portrait, and resolution. तो लेटेस्ट वाला जो आप मीडिया क्वेरी आज की डेट में पढ़ रहे हो, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो कोड के अंदर कि अगर मैंने व्यू पोर्ट घुमा दिया, लैंडस्केप कर दिया या पोर्ट्रेट कर दिया, तो भी चेंजेस हो जाने चाहिए, जैसे कि कलर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो वो आप करवा सकते हो। सो यूजिंग मीडिया क्वेरीज यूज अ पॉपुलर टेक्निक फॉर डिलीवरिंग अ टेलर्ड स्टाइल शीट फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन सच एज आईफोन एंड एंड्रॉइड फोन्स। विंडो तो बंद हो गए। सो यहाँ पर वैल्यू क्या रहती है, जैसे कि ऑल का मतलब होता है यूज फॉर ऑल मीडिया टाइप डिवाइस, यानी कि चाहे वो लैपटॉप हो जो भी हो सबके लिए एक जैसे ही चलेगा। प्रिंट,
तो जब आप प्रिंट निकालोगे किसी वेब पेज का तब वो चेंज हो जाएगा। स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट एंड स्मार्टफोन ओनली। सो कॉमन CSS मीडिया फीचर्स जैसे कि क्या है यहाँ पर, ओरिएंटेशन ऑफ द व्यू पोर्ट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होती हैं दो वैल्यू। मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, मिन हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट इंक्लूडिंग स्क्रॉल बार। मैक्स विड्थ, maximum width of the viewport, min width, minimum width of the viewport and width of the viewport including scroll bar। तो हमारे पास इतने सारे कंट्रोल भी हैं। तो जब भी हम लोग मीडिया क्वेरी लिखते हैं हम लिखते हैं वहाँ पे मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, वो सारी चीज़ें। अब सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि मीडिया क्वेरी कंसिस्ट ऑफ मीडिया टाइप्स एंड कैन कंटेन वन और मोर मीडिया फीचर्स विच रिजॉल्व टू ईदर ट्रू और फॉल्स। हमने लिखा मीडिया not only media type and media features and CSS code। ये सिंटैक्स है। इसी जगह पर हमें डेटा पास करना होगा अपना। द मीडिया टाइप इज ऑप्शनल, इफ omitted it will be set to all। अगर आपने लिख दिया मीडिया टाइप के अंदर फॉर स्क्रीन, फॉर प्रिंट, तो सिर्फ उसी के लिए काम करेगा वो। सो however if you use not or only, you must also specify a media type। The result of the query is true if the specified media type matches the type of the device and the document is being displayed on all media features in the media query and are true। So when a media query is true, the corresponding style sheet or style rules are applied following the normal cascading rule। Meaning of the not only and keywords। Not का मतलब होता है this keyword inverts the meaning of the entire media query, यानी कि जो लिख रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब पे चलेगा। Not only this keyword prevents older browser that do not support media queries from applying the specified styles। It has no effect on modern browser। And these keywords combine a media type and one or more media features। जैसे कि मैं एक ही साथ एक ही में लिख सकता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ। तो जैसे अब आप यहाँ देखोगे, अगर इसमें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जूम आउट करेंगे इसको और यहाँ आएंगे। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन बहुत सारे हैं, ठीक है, एप्पल में भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं, टैबलेट भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या है, अब मान लो आपने एक लिख दिया कि भाई मैक्सिमम विड्थ 768। अब सारे टैबलेट 768 नहीं है, तो आपको तो सबको लेके चलना है ना। तो आप क्या लिखोगे, 768 से लेके 800 तक के जितने भी टैबलेट हैं हमारे, वो सब कंट्रोल में आ जाए, तो रेंज वाला काम हो जाएगा हमारा। इसी से मोबाइल अगर आप चेक करोगे तो 360 पिक्सल से लेके 384 पिक्सल तक की अगर किसी की विड्थ है तो वो सारे कंट्रोल में आ जाए। आईफोन में हम लोग जाएंगे 320 से लेके 440 तक के जितने भी फ़ोन है सभी के ऊपर मेरी वेबसाइट ठीक चलनी चाहिए। आपने कोई एक साइज़ ले लिया तो उसी पे सही दिखाई देगी, बाकी में दिक्कत कर जाएगी मुझे। तो वापस आएंगे इधर। So you can also link the different style sheet for different media and different width of the browser window, जिसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो जैसे कि ये हमारे पास एक स्टाइल शीट है, हमने इसका मीडिया क्या लिखा है, प्रिंट। ये सिर्फ प्रिंट के लिए काम करेगा जब यूज़र कंट्रोल P दबाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपका DU का रिजल्ट आया ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन जो मेरा रिजल्ट दिख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, वैसा नहीं आ रहा जैसा मार्कशीट में होना चाहिए। लेकिन जब मैं कंट्रोल P दबाऊँ तो मार्कशीट के स्टाइल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, प्रिंट की हेल्प से। मीडिया टाइप प्रिंट रखना पड़ेगा वहाँ पर। हमने लिखा है स्क्रीन, तो सिर्फ स्क्रीन के लिए काम करेगा। हमने लिखा है स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, तो सिर्फ इसी विड्थ तक काम करेगा, यानी कि 480 से ऊपर, 480 से नीचे चेंज हो जाएगा। हमने लिखा मिनिमम विड्थ 701 और मैक्सिमम विड्थ 900। अब यहाँ पर देखो दो रेंज आ गई हमारे पास, मैक्स भी है और मिन भी है। मिन का मतलब 701 से ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब क्या है, 900 तक बस, ठीक है। उसके ऊपर मैक्स विड्थ काम नहीं करता है। मिन जो होता है 701 से ऊपर चलेगा, मैक्स 900 के बाद में काम नहीं करेगा, 901 पे जाके चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग एक ही स्टाइल में मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं। मीडिया क्वेरी सिंपल एग्जांपल। वन वे टू यूज मीडिया क्वेरी is to have an alternate CSS sections right inside your style sheet. The following example changes the background color to light green if the viewport is 480 pixels wide or wider.
इफ द व्यू पोर्ट इज लेस देन 480 द बैकग्राउंड कलर विल बी पिंक। हमने क्या लिखा, @media, ये ध्यान रखना मीडिया लिखना ज़रूरी होता है। स्क्रीन या एंड लिखो या मत लिखो मैटर नहीं करता, लेकिन स्क्रीन लिख दिया तो सिर्फ स्क्रीन पर ही चलेगा, प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा कुछ भी तो प्रिंट निकालते वक्त भी आएगा, समझ गए ना। मिनिमम विड्थ, मिनिमम ध्यान रखना उल्टा चलता है, यानी कि 480 से ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। तो मिनिमम विड्थ अगर 480 है तो कलर क्या रहे, लाइट ग्रीन। क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्या कलर आ रहा है, लाइट ग्रीन आ रहा है ना। देखिए जैसे तो 480 की जगह पर 479 हो जाओगे, और अगर बैकअप में यहाँ कुछ रखा होगा कलर क्या है, पिंक, तो ये काम करेगा। हो गया ना चेंज। लेकिन जैसे आप 480 से ऊपर जाओगे आपका कलर फिर से ग्रीन हो जाएगा। तो ये समझ आया। The following example shows a menu that will float to the left of the page if the viewport is 480 pixels wide or wider. If the viewport is less than 480 pixels, the menu will be on top of the content. हमने अगेन यहाँ पर डिफाइन किया है, जैसे लेफ्ट साइड बार जिसकी विड्थ रहेगी 200 पिक्सल्स, फ्लोट रहेगा लेफ्ट, और मेन को हमने यहाँ पर लिखा है मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 216, इस तरह से। लेकिन जब मोबाइल मोड आएगा तो ये मैटर मैं चाहता हूँ नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मीडिया क्वेरी आपके लिए काम करता है। तो मीडिया क्वेरी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि टैबलेट है हमारे पास, लैपटॉप है हमारे पास, मोबाइल है हमारे पास। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग मीडिया क्वेरीज। Media queries are a popular technique for delivering a tailored style sheet to different devices. To demonstrate a simple example, we can have the background color for different devices. So, हमने लिखा बॉडी का कलर जो है वो क्या रहेगा, टैन, ठीक है। अगर स्क्रीन की विड्थ 992 पिक्सल्स तक है तो कलर क्या हो जाए, ब्लू। अगर स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल तक है 0 से, तो कलर क्या आएगा हमारा, ऑलिव। चेक करके देखेंगे, ये हमारा टैन कलर है, ये हमारा ऑलिव कलर है, और ये हमारा ब्लू कलर। तो तीनों डिवाइस के लिए अलग अलग बना दिया हमने। तो इस तरह से तो मैक्स और मिन का फंडा ध्यान रखना। मैक्स का मतलब होता है कि उस रेंज से ऊपर नहीं चलेगा, मिन का मतलब होता है उस रेंज से ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, उल्टा चलता है, समझ गए। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। मीडिया क्वेरीज फॉर मेन्यू, तो ये जैसे हमारा नेविगेशन बना हुआ है, अब मोबाइल में तो इतनी जगह होगी नहीं, चेंज हो गया। कोड जाके देखोगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या किया हमने, इधर एक फ्लॉट लगाया था डेस्कटॉप मोड के लिए। मोबाइल मोड में जगह है नहीं तो हमने क्या लिख दिया, फ्लॉट को नन करो और सबको 100% कर दो। तो इसलिए सब अलग अलग लाइन में आ गए। मीडिया क्वेरीज फॉर कॉलम्स, जैसे कि आपकी लार्ज स्क्रीन में 4 कॉलम, मीडियम में 2 एंड स्मॉल में 1। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास कॉलम है, फ्लॉट लेफ्ट है, विड्थ कितना है 25%। टैबलेट मोड में हम चाहते हैं 2 कॉलम आए, और मोबाइल मोड में चाहते हैं सिंगल कॉलम आए। तो देखिए 1 2 3 4, मोबाइल मोड सिंगल सिंगल, टैबलेट मोड साइड बाय साइड, आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये 50% हो गए, ठीक है। तो ये 50 टोटल बना 100, और मोबाइल मोड में जब लोग आते हैं तो ये अपने आप में 100% हो गए। और जब लोग लार्ज स्क्रीन पे गए तो ये हमारे 25% में डिवाइड हो गए। यही कोड यहाँ लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट 25, टैबलेट में 50 एंड मोबाइल में 100। A more modern ways of creating column layouts is to use CSS Flexbox. However, it is not supported in Internet Explorer 10 and earlier version. If you require ES6 or to 10 support, use Floats. तो ब्राउज़र जो था इंटरनेट एक्सप्लोरर का 10, अगर आपको वहाँ तक का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वैसे तुम्हें ऐसा चांस मिलेगा नहीं क्योंकि सभी लोग अपग्रेड हो चुके हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको फ्लॉट के साथ वेबसाइट बनाना चाहिए। और अगर हम लोग उससे ऊपर की बात करें तो बिंदास गो विद फ्लैक्स। यहाँ पर देखो क्या करना रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना रहेगा। जो रो होता है उसको मोबाइल में हम कॉलम बना देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए 4 कॉलम, मोबाइल में ये आपका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया कॉलम का, और टैबलेट पर हमने 50% में डिवाइड कर दिया। सेम रिजल्ट आप निकाल पाओगे।
हाइड एलिमेंट विद मीडिया क्वेरी, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई एलिमेंट किसी एक साइज पर बंद हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर एक बैनर है। अब ये बैनर लार्ज स्क्रीन पर तो देखने के लिए सही है, ये बैनर लार्ज स्क्रीन पर देखने के लिए तो ठीक है, बट ये स्मॉल स्क्रीन पर इसका मैटर नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि ये वाइड है। ठीक है, तो सिर्फ प्राइस ही दिखाई दे रहा है, बाकी तो नीचे का मैं लाइन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसे बैनर का क्या फ़ायदा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल मोड जैसे है तो ये बंद हो जाए, इसकी जगह पर दूसरा आ जाए। तो मैं इसका सॉल्यूशन किसे पढ़ा था, पिक्चर एलिमेंट के अंदर, है ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट के मोबाइल के जो बैनर होते हैं वो थोड़े से स्क्वायरिश शेप में रहते हैं। जैसे इसी को अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, या इंस्पेक्ट क्यों करना है, सीधे उसी मोड में चले जाते हैं। जब तक खुल रहा है हम देखते हैं। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि अगर 0 से 600 पिक्सल्स की विड्थ है तो डिस्प्ले नन हो जाए। तो देखो डीपी अभी दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ 600 पिक्सल्स से नीचे गए ये बंद हो गया, जैसे 600 पिक्सल्स आप ऊपर जाओगे विजिबल हो जाएगा। चेंज फॉन्ट साइज विद मीडिया क्वेरी, तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट रखा है 80 पिक्सल्स। अगर 600 पिक्सल्स तक की बात है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 600 पिक्सल से ऊपर ये रहेगा 80, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है मिन, और उसके नीचे क्या हो जाएगा 50% उसका। तो देखो ये आपका अलग है, मोबाइल मोड में अलग फॉन्ट है। फ्लेक्सिबल इमेज गैलरी, तो जैसे आप देखो यहाँ पर अगर स्क्रीन बड़ी तो 4 कॉलम, स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 2 कॉलम, और छोटा करेंगे तो सिंगल कॉलम, तो स्पेस के हिसाब से। फ्लेक्सिबल वेबसाइट, इस पर हमारा लिंक गलत लगा हुआ है क्या, हाँ लिंक गलत लगा हुआ है, कोई नहीं। ओरिएंटेशन वाला देखो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा है, अगर लैंडस्केप ओरिएंटेशन है तो कलर लाइट ब्लू होगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन वाइड है। तो ये क्या हुआ, लैंडस्केप हुआ ना, पोर्ट्रेट मतलब घूम जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये क्या है पोर्ट्रेट, मैं घुमा देता हूँ फ़ोन को, क्या हो गया, कलर चेंज हो गया ना। तो जहाँ हमने कलर चेंज किया वहाँ हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। फिर क्या है मिन विड्थ और मैक्स विड्थ, ये आप ऑलरेडी वैसे पढ़ के बैठे हो, तो हमने यहाँ पर रेंज लगा दी है कि भाई 900 पिक्सल और 600 पिक्सल, तो 600 से 900 के बीच में ये काम करेगा। तो देखो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, अब देखो 900 पिक्सल की रेंज आ गई। अगर ये 600 से नीचे निकल गया तो फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट रहेगा सिर्फ 600 से 900 पिक्सल के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक किसी साइज पर आपको कोई एलिमेंट दिखाना हो, उसके बाद में ऊपर नीचे बंद करना हो, तो मीडिया क्वेरी में रेंज लगा के बंद कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो हमने 3 लगाई है रेंज, हमने क्या बोला 900, 600 और 1100। ये 1100 है, ठीक है, मतलब 1100 से ऊपर है ऐसा समझो, 1100 नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब तक आप इस रेंज में रहोगे 1100 तक की, ये विजिबल रहेगा। जैसे 1100 से नीचे बंद हो जाएगा। अब कब आएगा, 900 पर आएगा, फिर 600 से नीचे आते फिर गायब हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लास्ट क्लास ऑफ एडवांस CSS, और उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ोगे।